नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्च न्यायालय ने स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करने वाले हरियाणा के कानून पर रोक लगाई। उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि मनी लॉन्ड्रिंग हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है। केंद्र सरकार नई बैटरी स्वैप योजना के तहत प्रोत्साहनों को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करेगी। एल्यूमीनियम उद्योग ने कोयले की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त रेलवे रैक की मांग की। ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। और शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एक लर्निंग रिकवरी प्लान तैयार किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उच्च न्यायालय ने स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करने वाले हरियाणा के कानून पर रोक लगाई है। दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2020 पर अंतरिम रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। ये कानून स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। ये आरक्षण 30,000 रूपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में दिया जाएगा। इससे पहले इसी तरह का कानून आंध्र प्रदेश में लाया गया था। कई अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार के उपाय प्रस्तावित किए हैं। दरअसल इन कानूनों का औचित्य बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटना, विकास प्रेरित विस्थापन को रोकना, बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के प्रवासियों के आने पर रोक लगाना और कृषि संकट के कारण स्थानीय नौकरियों की मांग का बढ़ना है। हालांकि इस कानून से जुड़ी कई चिंताएं भी मौजूद हैं। इसमें उद्योग जगत का तर्क ये है कि इस तरह की आरक्षण व्यवस्था उत्पादकता को प्रभावित करती है। इसके अलावा ये उद्योगों को कम प्रतिस्पर्धी भी बनाती है। ऐसे कानून कॉरपोरेट क्षेत्र को इन राज्यों में निवेश करने से रोक सकते हैं। ऐसा आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले में धरती पुत्रों के लिए कानून के मुद्दे पर विचार किया था। न्यायालय का मत था कि ऐसी नीतियां असंवैधानिक होंगी। हालांकि न्यायालय ने इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया था। इस समस्या का दीर्घकालीन समाधान स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है। साथ ही बेरोजगारी आदि जैसे मूल मुद्दों को भी संबोधित करने की जरूरत है। अगली खबर आंतरिक सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है। न्यायालय में धन शोधन के संबंध में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस चुनौती का आधार पीएमएलए कानून में प्राकृतिक न्याय और आपराधिक न्याय व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका में कई प्रावधानों पर चिंता प्रकट की गई है। इस अधिनियम ने अनुचित शक्तियां प्रदान की हैं। उदाहरण के लिए धारा 19 के तहत संबंधित अधिकारी केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर बिना वारंट के ही गिरफ्तारी कर सकता है। अधिनियम की धारा 45(1) जमानत देने की सीमाएं निर्धारित करती है। इससे पहले धारा 45 को उच्चतम न्यायालय ने निरसित कर दिया था। हालांकि बाद में इसमें संशोधन किया गया था। उच्चतम न्यायालय के मत के अनुसार यदि देखा जाए तो धन शोधन से देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। ये अर्थव्यवस्था के विकास को बाधित कर सकता है या इसको पूर्णतः निष्क्रिय कर सकता है। इस तरह से ये हत्या से भी ज्यादा गंभीर अपराध है। धन शोधन का उपयोग न केवल मादक पदार्थों के व्यापार के लिए बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। ये गतिविधियां देश की अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करती हैं। पीएमएलए को अवैध स्रोत से प्राप्त आय या लाभ को वैध बनाने संबंधी दंडनीय अपराधों से निपटने के लिए लागू किया गया है। ये अधिकारियों को अवैध रूप से अर्जित आय से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के तहत धन शोधन के अपराधों की जाँच के लिए जिम्मेदार निकाय है। अगली खबर ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। केंद्र सरकार नई बैटरी स्वैप योजना के तहत प्रोत्साहनों को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार अगले 2 महीनों में अपनी नई बैटरी स्वैप योजना के तहत प्रोत्साहनों को अंतिम रूप प्रदान कर सकती है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित हैं। ये योजना शुरू में इलेक्ट्रिक स्कूटरों और मोटरसाइकिलों के लिए बैटरी की अदला बदली सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे अंतिम छोर तक इनकी पहुंच और राइड शेयरिंग जैसी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ये उन कंपनियों के लिए बैटरी डिजाइन और चार्जिंग मानकों को भी परिभाषित करेगी जो बैटरी स्वैप स्टेशन स्थापित करना चाहती हैं। इससे पहले बजट भाषण में उल्लेख किया गया था
कि बैटरी अदला बदली नीति और अंतर संचालन मानकों को शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। बैटरी अदला बदली एक ऐसी सेवा है जो इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को स्वैप स्टेशनों पर डेड बैटरी को नई चार्ज की गई बैटरी से बदलने की सुविधा प्रदान करती है। बैटरी स्वैपिंग के लाभ ये होंगे कि ये आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तरह ही फिर से ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करती है। इससे ये इलेक्ट्रिक वाहन की उच्च प्रारंभिक लागत को 40 से 50% तक कम कर सकती है, यानी अपफ्रंट कॉस्ट को 40 से 50% तक कम करती है। डिस्चार्ज हो चुकी बैटरियों को नियंत्रित माहौल में चार्ज किया जाता है। इससे बैटरी की उपयोग अवधि बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को कम करने में मदद मिलती है। उपयोग की गई बैटरियों को नया रूप देकर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे सचल ऊर्जा भंडारण जैसे स्थिर अनुप्रयोगों में। ये संबंधित व्यवसायों के लिए राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर सकता है। आपको बता दें कि चार्जिंग में 8 घंटे का समय लगता है, जबकि स्वैपिंग में 2 मिनट का समय लगता है। ऐसे में जब बैटरी स्वैपिंग की व्यवस्था उपलब्ध होगी तो चार्जिंग में जो लगने वाला समय है उसकी बचत की जा सकती है। एल्यूमीनियम उद्योग ने कोयले की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त रेलवे रैक की मांग की। एल्यूमीनियम उद्योग ने ये मांग की है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोयले की कमी की वजह से उसका परिचालन बाधित न हो। एल्यूमीनियम उद्योग एक अत्यधिक ऊर्जा गहन उद्योग है। इसकी उत्पादन लागत में कोयले की लगभग 40% हिस्सेदारी है। एल्यूमीनियम उद्योग ने चिंता प्रकट की है कि उद्योग के कैप्टिव पावर प्लांट्स में केवल 3-4 दिनों के लिए ही कोयला शेष रह गया है, जबकि इस कोयला स्टॉक का निर्धारित स्तर 15 दिन है। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग के समक्ष इसके अलावा और अन्य कई चुनौतियां हैं, जैसे कि चीन और मध्य पूर्व देशों से अनुप्रवाह उत्पादों यानी डाउन स्ट्रीम्स प्रोडक्ट्स का पर्याप्त मात्रा में आयात होता है। भारत में एल्यूमीनियम की प्रति व्यक्ति खपत बेहद कम है। चीन में ये 24 किलोग्राम है, जबकि भारत में ये 2.5 किलोग्राम से भी कम है और इसका वैश्विक औसत 11 किलोग्राम है। ये अत्यधिक संकेंद्रित उद्योग है। देश में एल्यूमीनियम के केवल 3 प्राथमिक उत्पादक ही हैं। एल्यूमीनियम बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। भारत में विश्व का 7वां सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है। भारत विश्व में एल्यूमीनियम का 4था सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एल्यूमीनियम से लाभ ये होता है कि ये इस्पात की तुलना में हल्का है। ये ईंधन दक्षता में सहायक है। इसमें कुछ यांत्रिक गुण होते हैं, जैसे कि प्रभाव रोधी होता है, ये जंग रोधी होता है, डिजाइन के लिए लचीला होता है और उत्पादन कुशल होता है। इसकी उपलब्धता की बात करें तो ये भूपर्पटी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तीसरा तत्व है। एल्यूमीनियम भूपर्पटी के कुल द्रव्यमान का 8.13% है। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से है। ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक निवेश की जरूरत है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अनुमानित निवेश लगभग 75,000 करोड़ रुपए ही रहा है। इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र और वैकल्पिक वित्त पोषण के विकल्प खोजने की जरूरत है। स्वच्छ ऊर्जा के वित्त पोषण में तेजी लाने के लिए ग्रीन बैंक स्थापित किए जाने चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नवीकरणीय ऊर्जा वित्त दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक निर्धारित प्रतिशत तक निवेश कर सकेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास कोष, अवसंरचना निवेश न्याय, वैकल्पिक निवेश कोष, ग्रीन या मसाला बॉन्ड्स, क्राउड फंडिंग आदि जैसे नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र और वैकल्पिक वित्त पोषण के विकल्प खोजने चाहिए। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेना के लिए आरबीआई से रेपो दर पर ऋण लेने के लिए विशेष विंडो बनानी चाहिए। इस तरह से इरेना भी विशेष वित्तीय संस्थानों जैसे एनएचबी, सिडबी, नाबार्ड आदि के अनुरूप आरबीआई से उधार प्राप्त कर सकेगा। इस तरह कम लागत वाले वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाया जा सकता है। विद्युत विलंब भुगतान अधिभार नियम 2021 का कार्यान्वयन। नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को विद्युत वितरण कंपनियों से भुगतान प्राप्ति में देरी की वजह से समय पर राजस्व प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इसका समाधान करने के लिए समिति ने विद्युत नियम 2021 के उचित कार्यान्वयन की सिफारिश की है। इससे डेवलपर्स को बकाया भुगतान में देरी पर मुआवजा सुनिश्चित किया जा सकेगा। और राज्यों से संबंधित जुड़ाव के बारे में समिति की रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि विद्युत खरीद समझौते के एक तरफा रद्द होने से बचने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। इस तरह की सहभागिता न होने की स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एक लर्निंग रिकवरी प्लान तैयार किया है। सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करने और महामारी के प्रभावों से स्कूली शिक्षा प्रणाली को उबारने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लर्निंग रिकवरी प्लान दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। लर्निंग रिकवरी प्लान के तहत किए गए उपायों की बात करें तो स्कूल न जाने वाले बच्चों और प्रत्येक कक्षा से ड्रॉप आउट कर चुके बच्चों की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए उपाय किया गया है। पाठ्य पुस्तकों और यूनिफॉर्म की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्कूल स्तर पर चाइल्ड रजिस्ट्री तैयार करके प्रत्येक बच्चे को ट्रैक किया जाएगा। माध्यमिक कक्षाओं के लिए ब्रिज कोर्स और स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। मौखिक पठन यानी ओरल रीडिंग और फ्लुएंसी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इससे बच्चों के लिए कई भारतीय भाषाओं में रीडिंग के न्यूनतम मानदंड स्थापित किए जा सकेंगे। केंद्र ने राज्यों को ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कहा है। इससे शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक दूसरे से सीखने के लिए निजी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों या नवोदय विद्यालयों के साथ स्कूलों का परस्पर समूहन करने में मदद मिलेगी। लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम के तहत छात्रों और शिक्षकों के लिए फंड की व्यवस्था भी की गई है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सभी छात्रों के लिए 500 रुपए प्रति छात्र, प्राथमिक स्तर पर 25 लाख शिक्षकों के लिए टैबलेट्स की खरीद के लिए 10,000 रुपए प्रति शिक्षक और ओरल रीडिंग फ्लुएंसी अध्ययन के लिए निधि। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारतीय राजनयिक बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत ने गलवान विवाद की वजह से बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। हालांकि इस आयोजन के लिए एक एथलीट को चीन भेजा जाएगा। भारत ने गलवान घटना में शामिल एक चीनी सैनिक को शीतकालीन ओलंपिक में मशाल वाहक के रूप में चुने जाने का विरोध किया है। पीपुल लिबरेशन आर्मी का ये सैनिक जून 2020 में हुई गलवान घटना में शामिल था। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और कई यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों ने भी इन खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा शिनजियांग में उइगर आबादी पर चीन के प्रतिबंधों एवं अन्य मानवाधिकारों के दमन के विरोध में की है। अगली खबर है अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल का दर्जा। गुरुग्राम के अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम स्थल घोषित किया गया है। ओईसीएम यानी कि अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल। अरावली श्रृंखला में स्थित ये जैव विविधता पार्क पहले एक खनन स्थल था। अब विनियमित उत्खनन की वजह से इस स्थल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। बाद में सरकार, जनता और कॉरपोरेट संस्थाओं के सहयोग से इस क्षेत्र में फिर से सुधार किया गया है। ओईसीएम दर्जा उन समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्र के बाहर होते हैं। ये प्रभावी स्वस्थानीय संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। ये दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा दिया जाता है। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर। परम प्रवेगा भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। ये सुपर कंप्यूटर किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित अभी तक का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान ने स्थापित और संचालित किया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संचालित कर रहे हैं। इसे सीडेक और IISc द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में हेलीबॉर्न सर्वेक्षण शुरू किया है। ये सर्वेक्षण भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत किया गया है। हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक से जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक उप रिजोल्यूशन वाली 3D छवि प्राप्त होती है। ये तकनीक संभावित भूजल स्रोतों का मानचित्रण भी करती है। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR शुष्क क्षेत्रों में भूजल स्रोतों के मानचित्रण के लिए इस नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। इससे पेयजल प्राप्ति के उद्देश्यों के लिए भूजल का उपयोग करने में भी मदद मिलती है। केसर का कटोरा परियोजना, सैफरन बाउल प्रोजेक्ट। उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र यानी नेक्टर केसर के उत्पादन को पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक विस्तारित करने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी ये कश्मीर तक ही सीमित है। हाल ही दक्षिणी सिक्किम के यांगंग गांव में एक पायलट परियोजना के रूप में केसर की खेती का सफल प्रयोग किया गया था। केसर का कटोरा परियोजना के तहत नेक्टर ने केसर की खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ स्थानों की पहचान की है। इस परियोजना के अंतर्गत मेघालय में चिन्हित स्थानों में बारापानी, चेरापूंजी, मौसमाई, शिलोंग और लालिंग टॉप शामिल है।
राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देने से संबंधित योजना। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देने से संबंधित योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जो कि वर्ष 2021 से 2026 तक जारी रहेगी। इस योजना के लिए 1575 करोड़ रुपए का खर्च निर्धारित किया गया है। ये केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजना है। ये सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों आदि के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता का मुख्य स्रोत है। वर्ष 2022 और वर्ष 2026 के बीच होने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए NSF को वित्त प्रदान किया जाएगा। रिवर सिटीज अलायंस ये भारत में नदी तटों पर बसे शहरों में शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए एक समर्पित मंच है। ये मंच विचार विमर्श और चर्चा करने तथा सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा देता है। ये विश्व में अपनी तरह का पहला गठबंधन है। ये गठबंधन जल शक्ति मंत्रालय और आवासन तथा शहरी मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। ये 3 व्यापक विषयों नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित है। इसे शुरुआती चरण में 30 शहरों जैसे कि देहरादून, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, पटना आदि में शुरू किया गया है। ये गठबंधन भारत में नदियों के किनारे बसे सभी शहरों के लिए खुला है। पुनौराधाम बिहार। पुनौराधाम सीतामढ़ी जिले में स्थित है। इसे स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसे प्रसाद यानी कि तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना में भी शामिल किया गया है। पुनौराधाम को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। तीर्थ स्थल परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड और एक तालाब और एक सभागार स्थित है। प्रसाद योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने पर लक्षित है। ये संपूर्ण भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उनकी पहचान करने पर केंद्रित है। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से विभिन्न सर्किट्स के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इसके उद्देश्य में भारत में पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना, उसे विकसित करना और उसका दोहन करना शामिल है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शैली के शास्त्रीय गायक थे। वे ख्याल गायन और भक्ति संगीत में विख्यात रहे हैं। उनकी गायन शैली की स्वच्छंदता और तेज तर्रार तानों ने किराना घराने को समृद्ध किया। उनका जन्म कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले हिंदुस्तानी शैली के पहले शास्त्रीय गायक थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कर्नाटक रत्न, महाराष्ट्र भूषण, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। पंडित भीमसेन जोशी संगीत के प्रति समर्पित थे। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत मूल्यों में सरल जीवन, उच्च विचार और प्रतिबद्धता थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।